हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था और आज हम लोग क्लास 8 के दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। 6 से लेकर 12 का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें 6 और 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी खत्म हो चुका है विथ नोट्स। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आज क्लास 8 का दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम लोग भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लंबा टॉपिक है तो लास्ट तक जरूर बने रहे और इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। नोट्स भी बना हुआ है और नोट्स से आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले बुक को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तंजानिया अफ्रीका। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है और उसके छोटे से गांव में मब्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठ जाती है। ठीक है, मब्बा नाम की एक लड़की, मतलब एक तरह कहानी के तरीके से समझाना शुरू किया गया है कि किस तरीके से विश्व के दो जगहों पर रहने वाले लोगों के बीच में अंतर देखने को मिलता है और उसके जीवन शैली के बारे में। ठीक है, तो तंजानिया के अफ्रीका के छोटे से गांव में जो मब्बा रहती है वो पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठती है। उसे दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटे बाद लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपना माँ का हाथ बटाती है और उसके बाद भाइयों की बकरियों की देखभाल में भी मदद करती है। ठीक है, उसका पूरा परिवार जो है पास के एक छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है, वहीं पर रहती है। मब्बा के पिता जो है दोस्तों कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर केवल मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। कारण क्या होगा? क्या? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है चट्टानी भूमि है जो कि उपजाऊ नहीं है। ठीक है, फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब उसके पिता जो है दोस्तों कठिन परिश्रम करके मक्का और जो सेम उगाते हैं वो पर्याप्त साल भर के खाने के लिए नहीं है। ठीक है, वहीं बात करें दूसरा व्यक्ति है पीटर और ये न्यूजीलैंड में रहता है। न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। इसका परिवार जो है दोस्तों ऊन परक्रम, मतलब ऊन के कामों ऊन के संबंधित कार्य करता है और अपना कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटते हैं तो वो अपने चाचा को अपने भेड़ों को देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ का बाड़ा है। भेड़ का बाड़ा मतलब भेड़ के रहने का स्थान है। ठीक है, कुछ दूरी पर पहाड़ी से लगे हुए एक विस्तृत घास मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी मतलब नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया गया है। पीटर का परिवार जो है दोस्तों जैविक कृषि के द्वारा सब्जी का भी उत्पादन करता है, उगाता है। तो मब्बा और पीटर ये दोनों दोस्तों विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उसका जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। कहाँ पर मब्बा का जीवन में क्या है, कठिन है, और थोड़ा सा पीटर का उससे आसान है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता और ये दोनों के दो जगहों के बीच में जो विभिन्नता देखने का मिल रहा है, इसका कारण क्या है? तो भूमि के गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और टेक्नोलॉजी के उपयोग की विभिन्नता के कारण ये अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इस स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या हो गया? तो संसाधनों की उपलब्धता में अंतर। ठीक है, जितना भी चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, भूमि की गुणवत्ता हो, मृदा हो, जल हो, ये क्या है? एक प्रकार का संसाधन है और इसी संसाधन में अंतर के कारण विश्व के दो अलग जगह पर रहने वाले लोगों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या जो है दोस्तों वो भूमि क्षेत्र के मात्र 30% भाग पर ही रहती है। मतलब रहने के लिए अगर पूरा क्षेत्र है तो मात्र 30% क्षेत्र पर ही भूमि है, तो 30% भूमि पर ही लोग निवास करते हैं। 70% भूमि पर जो जनसंख्या है वो काफ़ी विरल है, मतलब बहुत कम है या बहुत ही निर्जन है, मतलब बहुत ही न के बराबर है। ठीक है, तो क्या है इसका कारण देखेंगे नोट्स के माध्यम से। और देखिए तो इसी का हमने नोट्स भी बना दिया है, तो चैप्टर वाइज पेज वाइज आप नोट्स भी पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। तो विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में रहती है। ठीक है, और 70% भूमि पर जनसंख्या विरल है और बिल्कुल भी नहीं है, या तो बहुत ही कम है या बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण क्या है कि 30% भाग जो है दोस्तों जो उपजाऊ क्षेत्र है
और मैदानी भाग है, यही का और यहाँ की जलवायु क्या है, रहने के लिए, मनुष्यों को रहने के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण ही यहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगा, वहीं बात करें मैदानी प्रदेशों में चले जाए तो जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा देखने पड़ेगा मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर ध्रुवीय प्रदेशों में चले जाएं तो वहाँ पर बहुत ही नग्न जनसंख्या देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि विश्व की 90% जनसंख्या जो है भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही निवास करती है। विश्व के दो विभिन्न जगहों पर रहने वाले जीवन में अंतर का कारण क्या है, तो वो कारण नीचे देखे थे, तो भूमि की गुणवत्ता में अंतर, ठीक है। तो अगर भूमि के गुणवत्ता में अंतर होगा तो भी आपको अंतर देखने को मिलता है दो जगह के लोगों के रहने के जीवन शैली में, ठीक है। उसके बाद बात करें मृदा, कहीं का मृदा ज़्यादा उपजाऊ है तो कहीं पे कम है। अब देखिए तो जहाँ ज़्यादा उपजाऊ है उसे वहाँ पर खाने की सुविधा ज़्यादा है, लोग ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। जल की उपलब्धता, देखिए जल का भी वितरण हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो कहीं पे इतना जल है कि बाढ़ आ जाता है। तो इसके कारण भी जीवन शैली में अंतर देखने को मिलेगा। सूखा वाले क्षेत्र के लोगों का जीवन शैली अलग होगा, वो जल को अच्छे से उपयोग करेंगे और जल के महत्व को ज़्यादा समझेंगे। लेकिन जहाँ पर जल की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ के लोग जल के महत्व को नहीं समझते हैं। तो ज़रूरत है आप लोगों को भी जो जल को बर्बाद न करें और अच्छे से उपयोग करें, क्योंकि अगर आपके यहाँ भी सूखा पड़ सकता है अगर आप जल का अच्छे से उपयोग न करें तो, ठीक है। तो जल की उपलब्धता के कारण भी अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति के उपलब्धता, ये भी दोस्तों हर जगह अलग अलग तरह का वनस्पति देखने को मिलता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ढलाने पर चले जाएं तो आपको शंकुधारी वन मिलते थे, ठीक है, वहाँ पर अलग तरह के वन मिलते हैं। अगर वहीं बात करें तो मैदानी इलाके में आ जाएं जहां वर्षा सबसे ज़्यादा होता है तो वहां पर सघन वन देखने को मिलता है और वहां पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि इससे भी अंतर देखने को मिलेगा। प्राणी भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के प्राणी, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में ध्रुवीय भालू देखने को मिलता है, तो मैदानी इलाका में आएंगे तो अलग तरह के प्राणी देखने को मिलेगा। तो इसके कारण भी और उसी हिसाब से मानव जीवन भी क्या है, अंतर है दोनों जगह पर, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी संसाधन हैं इसकी उपलब्धता के कारण तो ही दोस्तों क्या है, दो जगह में अंतर देखने को मिल रहा है। विश्व के दो जगह पर जो रह रहे व्यक्तियों की जीवन शैली में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या हो गया, तो संसाधन की उपलब्धता में अंतर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि विश्व के दो जगह पर रह रहे व्यक्तियों के जीवन शैली में अंतर का मुख्य कारण क्या है, तो संसाधन की उपलब्धता में कमी, अगर एक लाइन में पूछ रहा है तो, ठीक है। और कौन कौन से संसाधन डिटेल में पूछे तो ये 6 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। उसके बाद बात करें भूमि, अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले पेज में वो है भूमि के बारे में। भूमि क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग ही दोस्तों क्या है, भूमि है। मतलब हमारे भूपृष्ठ मतलब भूपृष्ठ मतलब कि पृथ्वी का मात्र 30% भाग ही क्या है, भूमि है। बाकी 70% जो है दोस्तों वो क्या है, तो अभी भी जल है, ठीक है। यह थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग में आवास योग भूमि नहीं है। अब 30% भाग जहाँ पर स्थल है, जहाँ पर निवास करने योग्य है, उसमें भी सभी जगह आवास योग नहीं है, ठीक है। इसका कारण हम पीछे पढ़े हैं, वो 6 पॉइंट जिसमें अंतर के कारण लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं और नदी घाटी में, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो वितरण है दोस्तों वो असमान पाया जाता है। तो विश्व के भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कारण क्या है, तो जलवायु में अंतर, ठीक है, जलवायु में अंतर, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति या पर्वत के तीव्र ढाल वाला प्रदेश हो, जल आक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र हो, मरुस्थल वाला क्षेत्र हो या सघन वन क्षेत्र हो, इस सब जगहों पर दोस्तों जनसंख्या का वितरण काफ़ी विरल और निर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। विरल मतलब बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर उर्वर मैदान और नदी घाटी है तो वहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, जिसके कारण यहाँ पर सघन बसे क्षेत्र है, ठीक है। तो यही कारण है विश्व का दोस्तों आवास योग भूमि कितना है, तो मात्र 30% भाग ही दोस्तों, मतलब थोड़ा सा भाग ही दोस्तों क्या है, सघन बसे क्षेत्र है, ठीक है।
अब देखेंगे भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग हम विभिन्न तरीकों से और विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए। खनन आप लोग जानती हैं, झरिया, बोकारो, ये सब तरफ दे आएंगे तो कोयला का खनन होता है। झारखंड में बहुत सारे खनिज छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं और वहाँ पर खनन का काम देखने को मिलता है। सड़क का उपयोग हो या उद्योगों की स्थापना, ये सभी चीज़ कहाँ पर किया जाता है? तो भूमि पर ही किया जाता है। ठीक है, और इसी को दोस्तों भूमि उपयोग कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? तो भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, अब कहानी में हम लोग मब्बा और पीटर को देखे थे, उसके परिवार किस तरीके से भूमि का उपयोग कर रहे थे उसको भी देख रहे थे। ठीक है, दोनों जगह में अंतर था, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के तंजानिया में, और दोनों जगह भूमि का उपयोग भी अलग अलग तरीके से किया जा रहा था। ठीक है, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग किस तरीके से होगा, ये भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से वो भौतिक कारक है? तो स्थल आकृति। स्थल आकृति कैसा है उसके हिसाब से भी भूमि का उपयोग होगा। जैसे मैदानी भाग है तो वहाँ पर अलग तरीके से, पठारी भाग है तो अलग तरीके से भूमि का उपयोग होगा। उसके बाद मृदा, किस प्रकार की मृदा है उसके हिसाब से भी भूमि का उपयोग करता है। जैसे अगर काली मिट्टी है कहीं पे तो हम कपास का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करें तो जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, इन सभी भौतिक कारकों के हिसाब से ही दोस्तों क्या किया जाता है? भूमि का उपयोग किया जाता है। कुछ मानवीय कारक भी है जिससे भूमि का उपयोग प्रभावित होता है, जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। जनसंख्या, अब देखिए जनसंख्या का वितरण क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और दिन प्रतिदिन जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण भी भूमि का उपयोग प्रभावित होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इससे भी भूमि का उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो ये सभी जो है भी दोस्तों क्या है, भूमि के उपयोग कैसे होगा उसका सबसे बड़ा निर्धारक है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। नाम से ही स्पष्ट है, निजी भूमि, निजी भूमि जो दोस्तों उस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ठीक है, जबकि सामुदायिक भूमि जो होता है दोस्तों उस पर पूरा समुदाय का स्वामित्व होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फल, नट और औषधि बूटी, इस सब को एकत्रित के लिए सामुदायिक भूमि का उपयोग किया जाता है, जिससे पूरे समुदाय इससे जुड़े रहते हैं। ठीक है, सामुदायिक भूमि को दोस्तों साझा संपत्ति संसाधन बोला जाता है। ये सभी के लिए साझा होता है, तो इसीलिए इसको साझा संपत्ति संसाधन बोला जाता है सामुदायिक भूमि को। जनसंख्या और उसकी मांग, अब देखिए जनसंख्या के लिए मांग जो है दोस्तों सदैव क्या है? बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा मांग भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं तो आपकी मांग कम है, लेकिन अगर 5 बच्चे हैं तो मांग भी ज़्यादा हो जाएंगे। 5 लोगों के लिए हमें भरण पोषण करना पड़ेगा, तो मांग बढ़ेगा तो हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जनसंख्या से जनसंख्या बढ़ने से धरती से भी मांग, भूमि से भी मांग बढ़ती है। ठीक है, भूमि की लेकिन देखिए भूमि की उपलब्धता तो क्या है? सीमित है, और जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, मांग बढ़ता जा रहा है, तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने लग जाएंगे। अगर भूमि का मांग, जनसंख्या बढ़ेगा और मांग बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? जो सामुदायिक भूमि है, जो कृषि योग भूमि है, जो वन योग भूमि है, उसका भी दोहन करना शुरू कर देंगे। जैसे सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने लग जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में घर बनेगा, अब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके रहने के लिए घर भी चाहिए, और घर चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा घर का निर्माण करने लग जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग भूमि है उसका विस्तार करेंगे, और जब कृषि योग भूमि का विस्तार करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? पेड़ पौधे को काटना पड़ जाएगा। तो अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। जनसंख्या बढ़ने से, मांग बढ़ने से हम क्या करते हैं? पर्यावरण के साथ हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज भूमि उपयोग जो है दोस्तों रूप से व्यापक परिवर्तन हमारे समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधि के प्रसार के कारण निम्नीकरण, अब देखिए कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधि में प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये सब
खतरनाक चीज़ आपको देखने को मिलता है। इसका कारण ही क्या है, तो भूमि के लिए भूमि की मांग का बढ़ना। ठीक है, ज़्यादा हम लोग मिट्टी का उपयोग करते हैं पहाड़ी इलाका में, तो आपको भूस्खलन देखने को मिलता है, कई बार आप लोग सुने होंगे। ठीक है, मृदा अपरदन मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा काटे जाएंगे तो मिट्टी का पकड़ मजबूत ना रह जाएगा, और जब बारिश होगा तो मृदा का अपरदन होगा। वायु से भी मृदा का अपरदन होता है। पिछले कक्षा में हम लोग मृदा अपरदन को काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं। उसके बाद मरुस्थलीकरण, पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो मरुस्थलीकरण होता चला जाएगा, मरुस्थल क्षेत्र में परिवर्तन होता चला जाएगा, और ये पर्यावरण के लिए दोस्तों क्या है, काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फिगर के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि पहले देखिए गांव इस तरीके से होता था, हरा भरा होता था। धीरे धीरे कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर वक्टर आया, थोड़ा बहुत पक्का का मकान बना। धीरे धीरे देखिए इस तरीके से घनी आबादी बन गई, और उसके बाद तो देखिए कुछ ज़्यादा ही घर बन गए और आबादी बढ़ती चली गई। तो इसी तरीके से परिवर्तन हो जाएंगे, पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, तो हमें गर्मी का भी ज़्यादा अनुभव होगा, मौसम भी उस हिसाब से न देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिलता था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दोहन हो रहा है। भूमि के उपयोग से समय के अनुसार देखिए किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, तो इसको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए नोट्स को देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए, तो भूमि क्या है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसको ध्यान रखना है। भूपृष्ठ का 30% भाग ही दोस्तों क्या है, भूमि है, बाकी 70% पे क्या है, तो जल है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 30% भाग जो है दोस्तों जिस पे भूमि है, उसका मात्र थोड़ा सा भाग ही है दोस्त जिसको आवास योग है, जहाँ रहने योग है। ठीक है, और ये रहने योग आवास कहाँ देखने को मिलता है, तो जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलता है, जैसे कि नदी घाटी के आसपास हो गया, और मैदानी भागों में। ठीक है, मैदानी भागों में जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो विरल और निर्जन क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तो जहाँ पर उबड़ खाबड़ स्थलाकृति हो और पर्वत के तीव्र ढाल और मरुस्थल क्षेत्र हो, यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या का वितरण काफ़ी विरल और निर्जन देखने को मिलता है। ठीक है ना, सघन बसे क्षेत्र कहाँ पर मिलेंगे, तो उर्वर मैदान और नदी घाटी में। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य उपयुक्त भूमि देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे कहाँ पर सघन बसे क्षेत्र होते हैं और कहाँ पर विरल क्षेत्र होते हैं। ठीक है, भूमि का उपयोग किस तरीके से करते हैं, तो भूमि का उपयोग हम लोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योग की स्थापना के लिए करते हैं। उसके बाद भूमि का उपयोग किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो स्थल आकृति पे, मृदा कैसा है उस पे, जलवायु पे निर्भर करता है, खनिज और जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो हर एक पॉइंट को आपको देखते चलना है और सबको क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए, भूमि की उपलब्धता क्या है, सीमित है। भूमि की उपलब्धता क्या है, सीमित है, लेकिन जनसंख्या और मांग जो है दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों का प्रसार हुआ है, जिसके कारण आपको भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और ये सब देखने को मिलता है, और इस तरीके से पर्यावरण के लिए ये सब जो है दोस्तों काफ़ी खतरा हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ती जनसंख्या से मांग बढ़ रहा है, और इसी से दोस्तों ये सब खतरा बढ़ते जा रहे हैं। अब देखेंगे कि भूमि संसाधन का संरक्षण किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए, भूमि संसाधन का संरक्षण इधर से पढ़ते चलते हैं, फिर नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण जो वन भूमि है, जहाँ पर वन पहले हुआ तो होता था, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि था, उसको दोस्तों क्या किया जा रहा है, तो काटकर, वन को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है, या फिर वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े इमारत बनाए जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि को भी काटकर बड़े बड़े घर और इमारत बनाए जा रहे हैं, तो जिसके कारण इसका क्या हो रहा है, विनाश होता जा रहा है। ठीक है, इससे प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, और इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। ठीक है, और इसी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, भूमि संसाधन का संरक्षण करना कहलाता है। ठीक है, तो इस विनाश को रोकना क्या कहलाता है, तो भूमि का संरक्षण कहलाता है। इस भूमि का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो वन रोपण के द्वारा, भूमि का उद्धार करके, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, मतलब रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, इससे भी दोस्तों भूमि संसाधन का क्षय होता है, और इसको भी रोक लगाकर कम कर हम इसको रोक सकते हैं। उसके बाद अतिचारण की समस्या भी देखने को मिलता है। ज़्यादा अतिचारण करने से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, तो इसको भी रोक लगाकर, उसके बाद भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके, तो ये सब जो है दोस्तों भूमि संरक्षण के प्रयोग होने वाले कुछ समान तरीके हैं। ठीक है,
चलिए, भूमि के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण है उसके आवरण की पतली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मृदा बोलते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ा, मतलब भूमि से क्या है? एकदम जुड़ा हुआ है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है, और जो स्थल का रूप है वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा का जो निर्माण हुआ है किस तरीके से? तो चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों से, ठीक है, जैव पदार्थों के आगे देखते हैं, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है भूमि का निर्माण। अपक्षय और अपर्दन आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण को दोस्तों क्या बोलते हैं? मृदा को उपजाऊ बनाती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो मृदा के बीच में एक पॉइंट है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, भूस्खलन। अब बोलेंगे सर बीच में छोड़ के नीचे चले गए, तो देखिए बीच में एक दिया हुआ है भूस्खलन क्या है। तो भूस्खलन समान रूप से सैल, मलबा और ढाल के नीचे गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में इसको प्रभावित किया जाता है। तो अगर आप लोग देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो कई बार मिट्टी सड़क के क्या होता है नीचे आ जाता है और काफ़ी तेज़ी से गिरता है, जिसके कारण कई बार यहाँ पर अगर कोई रहता है तो वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, इसमें दब जाता है। तो इसको भूस्खलन बोलते हैं, सैल, मलबा और ढाल के गिरने वाली मिट्टी को बृहद संचलन को, ठीक है। इसका कारण क्या है? तो भूस्खलन का कारण है भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, इस सब के कारण भूस्खलन देखने को मिलता है, ठीक है। लंबे समय तक अगर कहीं भारी वर्षा होता है तो इससे भी भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। या नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। भूस्खलन क्या करता है? नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देगा, और नदी की अवरुद्धता अचानक जब फूट जाती है तो इससे नदी घाटी के आवासों में विध्वंस आ जाता है, तेजी से जल आता है, ठीक है। तो पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन कहाँ मेनली देखने को मिलता है? तो पहाड़ी एरिया में, और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन, जो कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। प्रायः जीवन और संपत्ति को इससे आघात पहुंचता है और एक चिंता का मुख्य विषय है, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया था भूस्खलन के कारण। भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटक द्वारा हुआ। विस्फोट के कारण ढाल का यह क्षेत्र कमज़ोर और नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये भूस्खलन की मेनली जो समस्या है आपको पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है भूस्खलन कैसे होता है, भूस्खलन को कैसे कम करना है और कैसे सावधानी बरतना है। तो भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक है उसको ध्यान रखेंगे, और उसका प्रबंधन कैसे करना है उसको ध्यान रखेंगे, तो हम भूस्खलन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो भूस्खलन को रोकने की प्रमुख विधि क्या है? तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित कर दे। इस तरीके से आवास बनाने के लिए हम ऐसे जगह को छोड़ दें, ठीक है, जहाँ पर भूस्खलन की सुविधा भूस्खलन हो सकता है, ठीक है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण कर दे ताकि भूमि खसक न पाए, ठीक है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। वनस्पति आवरण, वनस्पति जो है दोस्तों भूमि को क्या करता है? पकड़ के रखता है, ठीक है, उसका जो जड़ है। तो इसके वनस्पति आवरण में वृद्धि से भी भूस्खलन को रोका जा सकता है। सतही अपवाह और झरना प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाएं, ठीक है। तो झरना उरना जो बहता है इसके कारण भी भूस्खलन देखने को मिलता है, और भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रण रखने के लिए पृष्ठीय अपवाह को नियंत्रण किया जाए, ठीक है। तो ये सब तरीका है जिसके हम क्या कर सकते हैं? भूस्खलन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स में भी हम देख सकते हैं। चलिए, भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि का विनाश हो गया है, जिसके कारण हमको भूमि संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। अब कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम वन रोपण कर सकते हैं, भूमि को उधार करेंगे, मतलब कुछ समय के लिए भूमि को उपयोग न करें, छोड़ दें, तो उससे भी भूमि क्या हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। उसके बाद रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करें, उसके बाद उर्वरकों के विनिमय प्रयोग करें, उर्वरकों का कम प्रयोग करें, और अतिचारण जिसके कारण सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है, इस पर भी रोक लगाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा चारण
किसके द्वारा होता है? तो अतिचारण जो होता है जिसका कारण है क्या? पशुओं को द्वारा। तो इस पर भी रोक लगाकर अतिचारण की समस्या को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भूमि का संरक्षण करते हैं। उसके बाद है दोस्तों भूस्खलन। भूस्खलन कैसे होता है? तो सैल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी से बृहद संचलन के द्वारा भूस्खलन देखने को मिलता है। इसका कारण क्या क्या है? तो भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और लंबे समय तक भारी वर्षा, ये दोस्तों क्या है? भूस्खलन का मुख्य कारण है। इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? तो मानचित्र बनाकर जो प्रभावित क्षेत्र है उसकी जगह को इंगित कर दिया जाए ताकि वहाँ पर लोग घर न बनाए। ठीक है, उसके बाद प्रतिधारी दीवार बनाकर वनस्पति आवरण में वृद्धि करके, तो इस तरीके से हम इसका भूस्खलन का क्या कर सकते हैं? तो प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ें मृदा के बारे में। तो मृदा क्या है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो चट्टान से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, यह अपक्षय प्रक्रिया से बनती है। अपक्षय और अपर्दन ये दोनों हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े हैं इसको अच्छे से। ठीक है, आप लोग को क्लियर ही होगा। चलिए अब देखेंगे कि मृदा उपजाऊ कैसे है होता है। तो कौन सा मिट्टी उपजाऊ होगा? तो खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण से ही मृदा क्या होता है? उपजाऊ होता है। अगर खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण नहीं होगा तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए मृदा के बारे में यहाँ पर कई पॉइंट दिया गया है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है मृदा को। उसके बाद समय मृदा प्रच्छेदन की मोटाई को निश्चित करता है। समय के साथ मृदा की जो मोटाई है वो निश्चित होता है। उसके बाद वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मिट्टी को क्या क्या प्रभावित करता है? कारक उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है, तो ये भी मिट्टी को प्रभावित करता है। उच्चवच तुंगता, ढाल मृदा के संचय की निर्धारित करता है, मतलब जो ढाल वाला जगह है, तो ये सब चीज़ जो है दोस्तों मृदा को प्रभावित करता है, मिट्टी को प्रभावित करता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें, नीचे आते हैं तो आपको मृदा के निर्माण के कारण, तो मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कैसे किया जाए, तो इस सब को नोट्स बना दी है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते चलिए क्योंकि चैप्टर लंबा है, अगर लाइन बाय लाइन चलेंगे तो काफ़ी देर होगा। हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझाएंगे, आप नोट्स में एक एक चीज़ क्लियर है तो आप उसको देखते चले। ठीक है, तो मृदा के निर्माण के कारक क्या है? तो जनक, सेल और स्वरूप और जलवायु की कारण। ठीक है, अन्य कारक की बात करें तो स्थल आकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण संगठन में लगा समय, ये सभी दोस्तों मृदा निर्माण के कारक है। मृदा का प्रमुख खतरा पूछा जाए क्या क्या है? तो मृदा अपरदन और मृदा की क्षीणता। मृदा अपरदन के कई कारण हैं। वायु के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है, जल के प्रवाह के कारण मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन आप लोग जानते हैं, मतलब अगर किसी मिट्टी को एक जगह से बहा कर ले गया तो उसका क्या हो गया? अपरदन हो गया। ठीक है, जहाँ से मिट्टी बहा वहाँ पर अपरदन हो गया और जहाँ पर ले जाके जमा कर देता है उसको निक्षेपण बोलते हैं। तो ये पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, तो आप लोग इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ते चले ताकि छोटा छोटा चीज़ आपको क्लियर हो जाए। मृदा का प्रमुख खतरा कौन कौन है? तो वन उन्मूलन। वन उन्मूलन मतलब वन को काटते जा रहे हैं हम लोग, जिसके कारण भी मृदा पर खतरा हो रहा है। उसके बाद अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सभी दोस्तों मृदा के लिए क्या है? खतरा है। ठीक है, उसके बाद बात करें मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं जो कि मृदा को संरक्षित रखती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहला है दोस्तों मल्च बनाना। तो पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है, तो देखिए मल्च बनाकर हम क्या करते हैं? तो मल्च बनाने के लिए क्या करते हैं कि पौधे के बीच का जो भूमि है उसको परवाल से ढक देते हैं ताकि मृदा की आर्द्रता रुकी रहे। ठीक है, उसके बाद वेदिका फॉर्म का निर्माण करते हैं, जैसे ये ढाल वाला जगह है, यहाँ पर देखिए ये वेदिका फॉर्म बना हुआ है, ये ढाल वाले जगह पे। उसके बाद समोच्च रेखीय जुताई करते हैं, तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं? तो मृदा का
बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। वेदिका फॉर्म क्या होता है? तो यह चौड़े समतल सोपान अथवा तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपर्दन कम होता है। वेदिका फार्मिंग क्यों किया जाता है पहाड़ी इलाका में? क्योंकि इस पे पृष्ठीय प्रभाव और जो मृदा का अपर्दन है वो काफ़ी कम होता है। उसके बाद देखिए रक्षक मेखलाएं बनाया जाता है। इसका निर्माण क्यों किया जाता है? तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति काफ़ी तेज होता है और इसको रोकने के लिए वृक्ष को कतार में लगाया जाता है। फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए रक्षक मेखला, वृक्ष को कतार में लगाया जाता है और इसलिए किया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके अपर्दन से। ठीक है। उसके बाद समोच्च रेखीय जुताई, इसके बारे में भी देख लेते हैं। या पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा में समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल को एक प्राकृतिक अवरोध मिलता है और इससे क्या होता है? मृदा का अपर्दन नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से जुताई किया जाता है, समोच्च रेखीय जुताई। तो ये सब जो दोस्तों मृदा संरक्षण किस किस के द्वारा किया जाए अगर पूछा जाए तो वेदिका फॉर्म, मल्च बनाना भी आप लोग समझ लिए। वेदिका फॉर्म क्या होता है? समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है। उसके बाद रक्षक मेखला, तो ये सब के बारे में आप लोग पढ़ लिए। ठीक है। रक्षक मेखला क्या करता है? मृदा आवरण को बचाता है। ठीक है। मल्च बनाना क्या हो गया? तो पौधे के बीच अनवरत भूमि को जैव पदार्थ जैसे परवाल से हम क्या करते हैं? ढक देते हैं। पौधे के मतलब ये पौधा है यहाँ पर और यहाँ पर उसके बीच जो जगह है उसको ढक देते हैं परवाल से और उसको मल्च बनाना बोलते हैं। इससे भी मृदा अपर्दन कम हो जाता है। इसके बाद इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? तो चट्टान बांध बनाते हैं, फसल के बीच की फसल को उगाना, इन सब कारणों इन सब के द्वारा भी दोस्तों क्या करते हैं? तो मृदा अपर्दन को कम किया जा सकता है। ठीक है। चट्टान बांध कैसे बनता है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है चट्टान बांध, तो इसको भी ध्यान रखना है। और नालियों की रक्षा करता है और मृदा क्षति को रोकता है। ठीक है। उसके बाद बीज की फसल उगाना, मतलब वर्षा के दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एक कतारों में उगाई जाती है। मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के फसल उगाना चाहिए, चक्रीय फसल बोलते हैं। तो इससे भी क्या होता है? मिट्टी का बचाव होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए मृदा। अब हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। ठीक है। चलिए, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और भूपृष्ठ का 3/4 भाग दोस्तों क्या है? जल है। ठीक है। भूमि की बात करें तो 3/4 भाग पे जल है। मतलब अगर टोटल भूमि का भाग 4 मान ले तो 3 भाग पे जल है और इस एक भाग ही दोस्तों क्या है? स्थल है। ठीक है। एक भाग स्थल है। तो इसी तरीके से बताए थे कि 33% भाग स्थल है। तो इसीलिए इसको जल ग्रह भी बोला जाता है। भूपृष्ठ को जल ग्रह बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 70% क्या है? जल है। ठीक है। 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागर से ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर, आज भी 2/3 भाग जलीय भाग में अगर देखें तो 2/3 भाग जो है जल का वो कहाँ पे मिलता है? महासागर में, जो कि मानव के उपयोग के लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये लवणीय जल होता है और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल जो है वो लवणीय होता है, मतलब नमक का मात्रा होता है महासागर के जल में, और ये मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। अलवण जल केवल 2.7% है और अलवण जल मतलब बिना नमक वाला जल 2.7% है। और 2.7% का भी दोस्तों 70% भाग जो है दोस्तों वह बर्फ के चादर और हिमानी के रूप में आर्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो मनुष्य के पहुंच के बाहर है। और इसी के कारण केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। और मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये जल जो है दोस्तों भौम जल, नदी और झील के पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद है। ठीक है। तो ये जल कैसे मौजूद है तो इसको ध्यान रखेंगे। तो भौम जल, भूमि जल, भूमिगत जल के रूप में, नदी में, झील में, पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपलब्ध है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। तो एक इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी जल का उपयोग करें तो अच्छे से करें, जल का बर्बाद न करें। ठीक है। चलिए एक बार नोट्स को देख लेते हैं। तो जल के बारे में क्या क्या पॉइंट है? तो जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग पर जल है। इसको जलग्रह बोलते हैं भूपृष्ठ को, क्योंकि 70% भाग जल है। महासागर की जल की बात करें तो पृथ्वी का 2/3 भाग महासागर में
जल पृथ्वी का जो जल जो है दोस्तों उसका 2/3 भाग महासागर में है। और ये जल दोस्तों लवणीय जल है, इसमें नमक का मात्रा होता है, जिसके कारण मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अब बात करें अलवण जल की, तो ये जल केवल 2.7% है और उसका भी 70% भाग बर्फ और हिमानी के रूप में है, जो कि मानव के पहुंच से काफ़ी दूर है। ठीक है, केवल 1% अलवण जल मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। केवल 1% जल ही जो है दोस्तों मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध है। ठीक है, और ये जल दोस्तों किस तरीके से पाया जाता है, तो भौम जल, नदी, झील, वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है अलवण जल, इसीलिए सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ क्या है, अलवण जल, जो हम लोग पीने के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य हम क्या कर रहा है, इसको दुरुपयोग करता है। ठीक है, इस सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हम लोग जल का ही करते हैं और जल के महत्व को नहीं समझते हैं, जिसके कारण भविष्य में जल संकट हम लोग के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जल को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। जल की मात्रा पृथ्वी पे क्या है, स्थिर है, मतलब कि जल की मात्रा भी दोस्तों क्या है, सीमित है। हमको जल को अच्छे से उपयोग करना चाहिए। जल चक्र की बात करें तो जल चक्र कैसे होता है, तो जल चक्र पीछे क्लास में पढ़े हैं। महासागर से जल का वाष्पीकरण होता है, वाष्प बनकर ऊपर जाता है, मेघ और बादल बनता है, और बादल बनने के बाद वर्षा के रूप में फिर से ये धरती पे आता है, और धरती पर ये नदी से बहते हुए फिर महासागर में पहुंच जाता है, और महासागर में जाने के बाद फिर से वाष्पन होता है, वाष्पन के बाद फिर से मेघ और बादल का निर्माण होता है, फिर से वर्षा होता है और ये धरती पे आ जाता है। तो ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, जल का उपयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो कृषि में, उद्योग में, विद्युत उत्पादन में, इस सभी चीज़ों में जल का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जल आपूर्ति में कमी का कारण क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की मांग में बढ़ा है, जिसके कारण हम जल की आपूर्ति में भी कमी होती जा रही है। अब देखिए, आपको नकदी फसल उगाना हो तो जल की ज़्यादा डिमांड होगी, जल के ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस सब के कारण भी जल की आपूर्ति में कमी देखने को मिलता है। बढ़ता नगरीकरण भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भी, और बेहतर जीवन स्तर हो गया है लोगों का। आजकल तो कई लीटर जल गाड़ी धोने में व्यस्त कर देते हैं लोग। ठीक है, तो इसके कारण भी नदी, स्विमिंग पूल बना लिए हैं लोग घर में, तो जल का व्यर्थ हो रहा है, काफ़ी जल को वेस्ट किया जा रहा है, जिसके कारण जल की आपूर्ति में कमी देखने को मिलती है। और अभी तो दोस्तों बेंगलोर में जो जल संकट हुआ था आप लोग से छुपा नहीं है, और किस तरीके से लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। ठीक है, आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि जल बाजार भी लगता है। जी हाँ दोस्तों, सौराष्ट्र, भारत में ही दोस्तों सौराष्ट्र के अमरेली शहर है, जो कि जल के लिए अपने पास के तालुका में जाते हैं, और यहाँ पर जल बाजार लगता है। ठीक है, जल बाजार के बारे में आप लोग सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश के 1.25 लाख जनसंख्या अमरेली शहर पास की तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्ण निर्भर है। ठीक है, जल की उपलब्धता की समस्या की बात करें तो बहुत जगह कई प्रदेशों में जल की कमी देखने को मिलता है, जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी मैक्सिको, अमेरिका, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी है। ठीक है, जिसके कारण अक्सर यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है, मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता, इन सब के कारण जल की उपलब्धता में समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, अति उपयोग भी हम लोग जल का कर रहे हैं, जल स्रोतों का संदूषण मतलब प्रदूषित कर दे रहे हैं। जैसे देखिए, यमुना नदी काफ़ी प्रवाहित मल और औद्योगिक के बाहरी शराब से क्या हो गया है, तो कचरे के कारण ये पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। अब देखेंगे कि जल संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे, तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, और इसको संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना है, तो अति उपयोग और प्रदूषण, इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त, जल को अति उपयोग और प्रदूषण जो है अनुपयुक्त बना रहा है। जल को अशोषित, असांशिक रूप से शोधित, वाहित मल, कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बाहरी शराब, इस सब के कारण भी क्या होता है, नाइट्रेट धातु और पीरकनाशी जल को प्रदूषित कर रहा है। तो इन सब में शामिल है, तो इन सब के कारण भी जल क्या प्रदूषित हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए अधिकांश हम क्या करेंगे, तो जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। देखिए, जो नाइट्रेट धातु है, पहले ये देख लेते हैं तब बचाव देखेंगे। तो जो नाइट्रेट धातु है वो पीरकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं, और इसमें अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, और ये प्रदूषण जल के निकायों में छोड़ने से
पूर्ण वायु स्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। जल प्रदूषण को नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है तो इसको देखेंगे। तो चलिए नोट्स को देखते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को, कुछ भी नहीं छूटा है तो आप नोट्स ही देख लीजिए। पूरा बुक पढ़ना थोड़ा सा वो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेक्चर भी लंबा जा रहा है। प्रदूषक को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व बाह्य शराब को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब कि जल प्रदूषकों को, मतलब कि जब उद्योगों से जल निकलता है तो उसको नदी में छोड़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको साफ सफाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण को नियंत्रण हो जाएगा। स्प्रिंकल से सिंचाई करना चाहिए। देखिए ये स्प्रिंकल है जिससे सिंचाई किया जाता है, तो इससे जल का कम उपयोग होगा और जल का बर्बादी नहीं होता है। उसके बाद शुष्क प्रदेशों में ड्रिप सिंचाई पद्धति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जल संसाधनों के संरक्षण के लिए। उसके बाद वर्षा जल का संग्रह करना, आजकल तो कई जगह सरकार के द्वारा भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो वर्षा जल का संग्रह करके भी हम वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद वन आवरण में वृद्धि सबसे इम्पोर्टेंट है। वन आवरण में वृद्धि अगर हम लोग करेंगे तो ये सारा चीज़ खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव। प्राकृतिक वनस्पति, देखिए इसमें बांस का चर्चा है। बांस जो है दोस्तों भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलता है और इससे टोकरी, कुर्सी, डंडा, कई सारी चीज़ का निर्माण किया जाता है। अब तो बांस के बोतल भी देखने को मिला है और ये देश तो मेनली आसाम, मेघालय वाले क्षेत्रों में बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद बात करें तो रेशम कीट की चर्चा की गई है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पर रेशम कीट की, तो रेशम कीट जो है दोस्तों रेशम कीटों से प्राप्त होता है। रेशम जो है रेशम कीटों से प्राप्त होता है और ये रेशम कीट कहाँ पाए जाते हैं, तो शहतूत के पेड़ पर इसको पाला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, तो प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन जहाँ पर जिस विकास होता है उसको जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का जहाँ विकास हो उसको क्या बोलते हैं, जैव मंडल, ठीक है। उसके बाद पारितंत्र, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। और इस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पारितंत्र बोलते हैं, ठीक है। पौधे से लाभ क्या क्या है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। पौधे से लाभ देखेंगे तो पौधे से हमको इमारती लकड़ी मिल जाता है, प्राणी को आश्रय मिलता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है जो कि हमें सांस के रूप में प्रयोग करते हैं। रक्षक मेखला देखे थे, रक्षक मेखला किस तरीके से बनाया जाता है ताकि मृदा का अपरदन न हो। भूमिगत जल के संग्रह में भी सहायक है पौधा, और फल, गोंद, तारपीन का तेल, औषधि, बहुत सारा चीज़ हमको पौधा से मिलता है डायरेक्ट रूप में, तो ये इसलिए पौधा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें पशु की, तो पशु में दोस्तों मधुमक्खी से हमको शहद मिल जाता है। बहुत सारे पशु है जिससे हमको दूध मिलता है। उसके खाल से हम लोग बहुत तरह के तरीके चमड़े के बहुत सारे सामान बना लेते हैं। ऊन है, ऊन से हमको, भेड़ से हमको ऊन मिलता है जिससे हम ऊनी वस्त्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद बात करें गिद्ध के बारे में, तो गिद्ध के बारे में बोला जाता है ये अपमार्जक के रूप में काम करता है और पर्यावरण का प्रमुख शोधक है। पर्यावरण जैसे जब कोई भी चीज़ मर जाता है, कोई जीव जंतु, तो उसको खाकर गिद्ध क्या करता है, उसको साफ कर देता है। मतलब गिद्ध जो है अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद बात करें प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण जो है दोस्तों वो मेनली तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। वनस्पति के 4 प्रकार होते हैं, वन, घास स्थल, उसके बाद गुल्म और टुंड्रा। चारों प्रकार को पढ़ेंगे। वनस्पति, वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर वन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। घास स्थल, जहाँ पर वन क्षेत्र, वर्षा जो है दोस्तों समान वर्षा होता है, और जहाँ पर समान वर्षा होता है उस क्षेत्र में घास स्थल देखने को मिलता है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी और तो पौधे की सघनता और लंबाई भी दोस्तों क्या हो जाती है, कम होती जाती है। गुल्म क्या होता है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में और शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ी और गुल्म देखने को मिलता है। यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ क्यों होती है, क्योंकि ये आर्द्रता के हानि को रोकता है, ठीक है। तो ये आर्द्रता के हानि को रोक देता है कटीली झाड़ियाँ, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखना है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मेनली देखने को मिलता है। उसके बाद टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ये शीत प्रदेशों में और ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। मांस और लाइकेन जो है दोस्तों, ये टुंड्रा प्रकार के पौधे का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखेंगे वन का लाभ। तो वन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम लोग जानते ही हैं। पौधे और जंतु को आश्रय प्रदान करता है, पारितंत्र को सुरक्षित रखता है, हमें वायुमंडल को संतुलन बनाए रखता है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये वन जो है दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन का दोहन कैसे हो रहा है? तो वन उन्मूलन के द्वारा, मतलब वन का कटाई हो रहा है। मृदा अपरदन, निर्माण कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है या लकड़ी को काटा जा रहा है। दावा नल, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। दावा नल होता है कि जंगल में जब आग लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दावा नल। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इससे भी वन का दोहन होता है। उसके बाद भूस्खलन, ये भी काफ़ी वन के दोहन में काम करता है। इन सब के कारण वन के साथ साथ कई प्राणी भी लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, हेम तेंदुआ, ये सभी दोस्तों क्या है, इन सभी लुप्त होते जा रहे हैं। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखिए हाथी को दिखाया गया है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार प्रयास कर रही हैं और कई वन्यजीव अभयारण्य और भी बनाए जा रहे हैं ताकि इसको बचाया जा सके। तो इस चैप्टर में इतना ही था, नोट्स के माध्यम से हमने कवर कर लिया पूरा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो आप निश्चिंत रहिए और हो सके तो बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें सारा कुछ कवर करा दिया गया है। ठीक है, तो नोट्स में आपको जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़ते चलिए इसी तरीके से और अपना नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगला चैप्टर में। ठीक है, तब तक